Students, we are going to learn our lesson number 3 from the book Moments. ईश्वरन द स्टोरी टेलर विच इज़ रिटन बाय R.K. लक्ष्मण. बहुत अच्छे राइटर हैं ये. इनकी आपने शायद देखी होगी टीवी में, इनका मालगुडी रेस करके एक प्रोग्राम आता था पहले, तो कभी टाइम मिले तो उसे देखना. बहुत ही इंटरेस्टिंग था. तो उनकी राइटिंग बहुत इंटरेस्टिंग होती है. तो R.K. लक्ष्मण की ही बनाई हुई एक स्टोरी हमें यहाँ पर दी गई है. One night Mahendra woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. He broke out into a cold sweat. Was it a ghost? यहाँ पर महेंद्र की जो स्टोरी दी गई है हमें, इसमें बताया गया है कि एक रात को वो अचानक से नींद में से उठ जाता है. एंड वॉट ही सो अ डार्क क्लाउड फॉर्म. खिड़की में से उसने बाहर देखा. क्या दिख रहा है उसे? क्लाउड, डार्क क्लाउड मतलब घने बादल. ही ब्रोक आउट इन टू अ कोल्ड स्वेट. उसे पसीने छूट गए. वॉज इट गोस्ट? क्या वो गोस्ट था, भूत वगैरह था कुछ? सो वो क्या था, दैट वी विल सी इन द स्टोरी. चलो, द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन, महेंद्र बाय नेम. तो ये जो स्टोरी है, महेंद्र जो है उसके ऊपर से गणेश जो है वो उसके बारे में स्टोरी बता रहे हैं. He was the junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on. तो ये जो महेंद्र है वो एक फर्म था, बहुत बड़ी फर्म थी. वहाँ पर वो एज ए सुपरवाइजर वर्क करते थे, काम करते थे. तो उनका काम क्या होता था? सुपरवाइजर. किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट्स जो होती थी वहाँ पर सुपरवाइज करना कि काम ठीक से चल रहा है या नहीं. तो कौन कौन से किस तरह की कंस्ट्रक्शन साइट्स थी? तो लाइक फैक्ट्रीज कहीं पे बन रही है, कहीं पर ब्रिजेस बन रहे हैं, डैम्स वगैरह बन रहे हैं. तो ये जिस तरह की भी कंस्ट्रक्शन साइट्स थी वहाँ पर उनका काम होता था सुपरवाइज करना. तो अभी ये सारी कंस्ट्रक्शन की जो साइट्स हैं वो अलग अलग जगह पर होती थी, तो वहाँ पर उनको काम के लिए एवरी टाइम जाना पड़ता था. महेंद्र's जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट. कीप एन आई क्या है? वॉज टू कीप एन आई ऑन मतलब किसी पे नजर रखना. ये एक फ्रेज है, याद रखना इसको. टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट मतलब साइट पर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उन पर नजर रखना. He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. उनकी हेड ऑफिस में से जो भी ऑर्डर्स आते थे उसके हिसाब से उनको जो भी साइट्स थी वहां पर उनको काम के लिए जाना पड़ता था. From a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere. तो कभी कभी उनको कोल माइनिंग मीन्स कोयला जो होता है ना, उसकी खदान जहां पर से कोयला निकलता है. तो कभी कभी उस तरह की भी साइट्स होती थी, कभी कभी रेलवे के जो ब्रिजेस बनते थे इस तरह की भी कंस्ट्रक्शन साइट होती है. तो कभी कभी वो खत्म होने के बाद कोई केमिकल प्लांट बन रहा है कहीं पर, तो उनको वहां भी जाना पड़ता था. He was a bachelor मतलब वो सिंगल थे, उनकी शादी नहीं हुई थी. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kind of odd conditions, whether it was an ill-equipped circuits house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. तो वो सिंगल थे मतलब अभी उनकी शादी नहीं हुई थी, तो उनकी फैमिली नहीं थी और वो बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल वाले थे. मतलब उनकी लाइफ में उतनी उन्होंने बेसिक्स नीड जिनकी जितनी ज़रूरत होती है हमारी लाइफ में, जो बेसिक्स नीड्स होती है हमारी लाइफ की, वो सिर्फ उसी में ही चला लेते थे. मतलब उनको कहीं भी रखो तो वो एडजस्ट कर लेते थे. ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ ऑल काइंड ऑफ ऑड कंडीशंस. कितनी भी कंडीशन ऑड क्यों ना हो, वो अपने आप को कहीं पे भी एडजस्ट कर लेते थे. वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस मतलब ऐसे सर्किट हाउस जहाँ पर कभी कभी बिजली भी नहीं होती थी, और अ मेकशिफ्ट कैनवास टेंट और कभी कभी ऐसी जगह पर वही उनको जाना पड़ता था, रहना पड़ता था जहाँ पर घर जैसा कोई कंस्ट्रक्शन अवेलेबल नहीं है या अच्छा रूम नहीं है, तो उनको टेंट बना के भी वहाँ पर रहना पड़ता था. मिडल ऑफ स्टोन क्वेरी. स्टोन क्वेरी का मतलब है माइन. जो स्टोन्स होते हैं ना, वैसे पत्थर वाली जगहों पर भी उनको टेंट बना के रहना पड़ता था. बट वन असेस्ड ही हैड वॉज हिज कुक ईश्वरन. तो उन्होंने अपने साथ एक कुक को रखा था जिसका नाम है ईश्वरन. The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted. तो ये जो कुक था महेंद्र के साथ उनका अच्छा खासा अटैचमेंट हो गया था.
तो उनको कहीं पे भी जाना पड़े तो उसके रिलेटेड उसको कोई कंप्लेन नहीं थी, शिकायत नहीं थी कि भाई मुझे यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा तो मैं आपके साथ नहीं चलूँगा, ऐसी जगह पर मेरे से एडजस्ट नहीं हो पाएगा, ऐसी कोई कंप्लेन नहीं करता था। वो भी उनके साथ अच्छे से रहता था, जो उनका कुक था ईश्वरा। The cook was quite attached to Mahendra and follow him uncomplainingly wherever he was posted. जहाँ पर भी महेंद्रा की पोस्ट होती थी, उनको जाना पड़ता था जॉब के लिए, तो वहाँ भी ये जो उनका कुक है वो चला जाता था उनके साथ। He cooked for Mahendra, washed his clothes and chatted away with his master at night. वो क्या करता था, महेंद्रा के लिए खाना बनाता था, उनके कपड़े भी धोता था और बहुत सारी अपने मास्टर जो है उनका, जो महेंद्रा, उनके साथ वो बहुत सारी बातें भी करता था। He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects. वो क्या करता था, उसकी आदत क्या थी, वो बड़ी बड़ी स्टोरीज है ना वो अपने आप से बना लेता था। He could weave means बुनना, स्टोरी को बनाना, endless stories, ऐसी स्टोरीज जो खत्म ही ना हो, मतलब इतनी लंबी लंबी स्टोरीज वो खुद बना लेता था अलग अलग सब्जेक्ट के रिलेटेड। Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of desolate landscape with no shops visible for miles around. ईश्वरन की क्या खासियत थी, अमेजिंग कैपेसिटी, उसके अंदर बहुत अच्छी जो उसकी जो कैपेसिटी बोल सकते हैं दैट इज कुकिंग, वो बहुत अच्छी कुकिंग कर लेता था। और यहाँ पर बताया गया है कि जो महेंद्रा है उनकी साइट्स कभी कभी चेंज होती रहती थी, बार बार उनकी पोस्टिंग चेंज होती रहती थी, तो उनको जहाँ भी जाना पड़ता था वहाँ पर कभी कभी तो क्या था कि मीलों तक आपको कोई भी शॉप्स नहीं दिखती थी, तो ऐसी जगह पर ये सारी चीज़ों को अरेंज करना दैट इज़ डिफ़िकल्ट। फिर भी ऐसी जगह पर भी जो ये जो उनका कुक है ईश्वरन, वो सारी चीज़ों को कहीं से भी अरेंज कर लेता था और फिर उनके लिए अच्छा खाना भी बनाता था, तो ये उनकी अच्छी एक खासियत थी। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. तो वो बहुत अच्छा खाना बनाता था। Conjure means to gather or to create with stuff, जो भी उनको मैजिक, मतलब इतनी आसानी से वो जैसे आपको जादू ही लगे कि भाई ऐसी जगह पर सब कुछ अरेंज करके अच्छा खाना बना लेना ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, पर ईश्वरन जो है वो कहीं से भी इन चीज़ों को अरेंज कर लेते थे और अच्छा खाना भी बनाते थे। सो कंजोर का मतलब है टुगेदर और टू क्रिएट अ मैजिक, ठीक है। Mahendra would be up early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. महेंद्रा है जो सुबह जल्दी उठ के अपनी वर्क साइट के लिए प्रिपेयर रेडी होते थे और अपने साथ घर पे वो नाश्ता कर लेते थे, सुबह का ब्रेकफास्ट ले लेते थे और फिर अपने साथ कुछ थोड़ा सा खाना भी लेकर जाते थे। Meanwhile, Ishwaran would tidy up the shed, wash the clothes and have leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. अब इस टाइम के दरमियान जो कुक है ईश्वरन, वो क्या करता था, he would tidy up the shed, मतलब उनका जो घर है जहाँ पर भी वो रहते, whether in a tent or in a house, उसको पूरा साफ रखता था, उनके कपड़े धो लेता था और have a leisurely bath, और नहाने के लिए, खुद के नहाने के लिए वो काफ़ी सारी बकेट्स पानी की यूज़ कर लेता था, उसको नहाना बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसे पानी को पोर करते हुए, वाटर पोरिंग करते हुए वो मंत्र भी जपता रहता था, ये उसकी आदत थी। तो नहाने के लिए वो काफ़ी सारी बकेट्स यूज़ कर लेता था। मटरिंग प्रेयर, मटरिंग मीन्स धीरे धीरे गुनगुनाना, मन मन में जैसे हम बोलते रहते ना कोई भी मंत्र, तो वैसे वो मंत्र बोलता जाता था और नहाता जाता था। It would be lunch time by then, और उसके बाद फिर लंच टाइम हो जाता था। After eating, he would read for a while before dozing off. Dozing off means falling asleep, सो जाना। तो सोने से पहले वो क्या करता था, स्टोरीज को पढ़ता था। The book was usually some popular Tamil thriller running to hundreds of pages. तो उसको कैसी बुक्स पसंद थी पढ़ना, थ्रिलर, तमिल लैंग्वेज में, और वो भी थ्रिलर बुक्स। 100 ऑफ पेजेस की बुक्स थी, वो पढ़ता रहता था, मतलब ऐसी बुक्स उसको पढ़ना बहुत पसंद था। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नरेटिव फ्लोरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रॉल। अब ये जो नरेटिव, फ्लोरिश्ड मीन्स डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन, मतलब जो उसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन लंबा लंबा जो होता था ना उस बुक में, वो उसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रिल। थ्रिल का मतलब है टू बी कैप्टिवेटेड। कैप्टिवेटेड मीन्स आपको ऐसे झकड़ के रखना,
कि मैं आगे और पढ़ूँ, आगे क्या होगा क्या होगा, ऐसे करके आप पेजेस पढ़ते जाओ. दैट मीन्स आपको वो स्टोरी कैप्टिवेट रखती है उसके अंदर, वाइल आप सुनते हो वेदर और या फिर आप कभी पढ़ते हो. तो ऐसी अच्छी स्टोरीज, ऐसी थ्रिलिंग होती थी उसके अंदर डिस्क्रिप्शन कि उसको पढ़ना उसे बहुत अच्छा लगता. His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. और वो खुद भी जो स्टोरीज बनाता था वो भी तमिल ऑथर के रिलेटेड ही उसका डिस्क्रिप्शन होता था. मतलब उसने जो भी पढ़ा है उसी चीज को वो अपनी स्टोरी में कहीं से वो बुन लेता था. When he was narrating even the smallest of incident, he would try to work in a suspense and surprise ending into the account. अगर उसे कोई छोटी सी भी नॉर्मल भी बात बतानी हो ना तो उसको वो बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलता था, मानो कोई अजीब सी हरकत हुई हो. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर वो एग्जाम्पल बताते हैं. Instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, "The road was deserted and I was all alone. Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast laying sprawled across the road. I was half inclined to turn and go back, but as I came closer, I saw that it was a fallen tree, with its dry branches spread out." Mahendra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Ishwaran's tales uncritically. Uncritically means किसी को जज ना करना, without judging them. Without judging them. मतलब महेंद्र जो है उसकी स्टोरीज को ऐसे सुना करता था, उसको जज नहीं करता था कि तुम जो बात करो कैसी है, अच्छी है, बुरी है, कोई भी जजमेंट नहीं, बस वो उसको सुनता रहता था. अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि ईश्वरान को अगर बताना हो कोई रोड पर से वो पास हो रहा था और वहाँ पर से एक पेड़ जो है वो उखड़ के गिर पड़ा था. इतनी सिंपल सी बात उसको बतानी थी तो उसने क्या कहा कि मैं एक रास्ते से जा रहा था, अचानक से मैं रास्ते पर तो अकेला था, मैंने देखा बशी मीन्स बहुत, जहाँ पर जंगल जैसा बन गया है, सब कुछ झाड़ियाँ वड़िया हो गई है. अचानक से मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी सी चीज़, एक बहुत बड़ा सा जानवर वहाँ पर है, लाइक जैसे उसके सामने कोई डायनासोर आ गया है. इतनी बात को बढ़ा चढ़ा के, मतलब उसके हाथ के जेस्चर है, उसकी आंखें, उसके आईब्रोज इतने, मतलब वो उसको आईब्रोज को ऐसे आँख शेप में बना के बोलता था, किसी को लगे कि क्या डरावनी चीज़ हो गई होगी उसके साथ. फिर जैसे ही मैं उसके नज़दीक गया तो मैंने क्या देखा कि वो कोई जानवर नहीं है, वो तो एक ट्री है जो गिर गया था और जिसकी ब्रांचेस ड्राई हो गई है. तो इतनी छोटी सी बात भाई बताने के लिए वो बहुत उसको एलोबोरेट करके बोलता था, बहुत बढ़ा चढ़ा के. तो सामने वाले को भी इस चीज़ में सुनने में इंटरेस्ट, अरे भाई क्या हुआ होगा, भले फिर बात वो बहुत ही नॉर्मली हो. तो ये उसका टेक्निक था. जो ये स्टोरी बताना है ना, इट्स अ टेक्निक. स्टोरी टेलिंग है ना, ये एक टेक्निक होती है कि आप उसे किस तरीके से उसको प्रेजेंट करते हो. हाँ, वो फिर वो चाहे स्टोरी कॉमिक है या थ्रिलर है, ये एक तरह का आर्ट बोल सकते हो आप. हाँ, कि जब भी आप किसी को स्टोरी सुना रहे हो तो सामने वाले को कैप्टिवेट करना, ये एक कला है ना, कि उसको भी इंटरेस्ट हो कि आपको आगे जाके वो सुने. 2 घंटे की स्टोरी है ना तो भी वो अच्छे से सुनेगा. तो दैट इज एन आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग. द प्लेस आई कम फ्रॉम इज अ फेमस फॉर टिम्बर. ईश्वरान वुड बिगिन. There is a richly wooded forest all around. The logs are hauled on the lorries by elephants. They are huge, well-fed beasts. When they turn wild, even the most experienced Mahout is not able to control them. अब यहाँ पर वो एक स्टोरी बताता है कि the place I came from a famous for timber. Timber means जो लकड़ी का काम जहाँ पर होता है, that is timber. तो ये जो ईश्वरान है वो स्टोरी बताता है अपनी कि एक बार की बात है कि वो जहाँ से बिलोंग करता है, जिस गांव से वो बिलोंग करता है, वहाँ पर टिम्बर का काम बहुत अच्छे से चलता था और यहाँ से उसकी स्टोरी की शुरुआत होती. ईश्वरान वुड बिगिन, यहाँ से वो अपनी स्टोरी शुरू कर रहा है. देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड. वहाँ आसपास बड़े ही घने जंगल थे. द लॉग्स आर होल्ड ऑन द लोरीज बाय एलिफेंट. होल्ड मीन्स ट्रांसपोर्टेज जो होता है वो, एंड लोरीज जो एलिफेंट्स होते हैं ना, वहाँ पर जंगलों में, बड़े बड़े जंगलों में हाथी तो बहुत होते ही हैं. दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट. वो बहुत ही बड़े बड़े हाथी थे. व्हेन दे टर्न वाइल्ड, इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस महाउत. महाउत मीन्स जिसे हम हिंदी में महावत बोलते हैं, जो हाथी का सवार होता है, हाथी के ऊपर सवारी करके उसको कंट्रोल करता है, दैट इज महावत.
तो यहाँ पर ईश्वरन बताता है कि जब जो वो हाथी है वो जब पागल जैसे हो जाते हैं, वाइल्ड बन जाते हैं ना, तब अच्छे से अच्छा महावत जो है ना वो भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। आफ्टर दिस प्रोलॉग Ishwaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. अब यहाँ पर वो बड़ी बड़ी बातें अपना इंट्रोडक्शन देता रहता है एलिफेंट के बारे में, और सारी जो उसने इंसिडेंट बताई उसके बारे में वो स्टोरी बुनने लगता है। One day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about. अब ये एक हाथी की बात है यहाँ पर, वो एक टिम्बर यार्ड में घुस गया पागल जैसे, began to roam about. Stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. मतलब वो पागल जैसा ही हो गया था। उसने क्या किया, जैसे भी जो यहाँ आजू बाजू में जितनी भी घास या झाड़ियाँ उगी हुई है सबको उखाड़ लेता था, ट्रीज की ब्रांचेस को उसने तोड़ दिया, ऐसे वो बहुत पागल की तरह बिहेव करने लगा। Ishwaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. अब ये स्टोरी बताते बताते खुद एक्साइटमेंट हो गया कि वो जहाँ बैठा था वहां से खड़ा हो गया और जंप करने लगा। The elephant reached the outskirts of our town, breaking the fences down like matchsticks. फिर वो एलिफेंट धीरे धीरे गांव में चला आया। जितनी आजू बाजू की तरफ फेंसिस लगी, फेंसिस मीन्स घर के आसपास की तरफ जो फेंसिंग लगी हुई होती है ना, घर को प्रोटेक्ट करने के लिए आजू बाजू की तरफ फेंसिंग लगी हुई है, तो उसने उसको भी तोड़ दिया लाइक अ मैच स्टिक। जैसे एक माचिस की तिली होती है ना, उसको कितनी आसानी से तोड़ देते हैं, उसने उतनी ही आसानी से उन फेंसिस को तोड़ दिया। He would continue, उसने अपनी बातें चालू रखी। It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes. फिर धीरे धीरे वो मेन रोड पर आ गया। उसने क्या किया, smashed all the stalls selling fruits. फ्रूट्स के जितने भी स्टॉल्स लगे थे, मिट्टी में से बने हुए बर्तन के जितने स्टॉल थे, कपड़ों की दुकानें, इन सबको उसने तहस नहस कर दिया। People run helter skelter in panic. इसका मतलब है, मतलब वो लोग बहुत डर गए थे, लोग जो थे वो सब डर गए थे। helter skelter in panic मतलब वो दौड़ने लगे। The elephant now entered a school ground where children were playing, breaking through the brick wall. अब धीरे धीरे वो एलिफेंट कहाँ आ गया, स्कूल के प्लेग्राउंड में। ब्रिक्स की एक वॉल बनी हुई थी, उस वॉल को तोड़ के वो स्कूल के ग्राउंड में आ गया जहाँ पर सारे बच्चे खेल रहे थे। All the boys ran into the classrooms and shut the doors tight. सारे बच्चे जो थे वो क्लासरूम में घुस गए डर के मारे और फिर क्लासरूम को अंदर से बंद कर दिया। The beast grunted and wandered about. Grunted means loud sounds. बड़ी बड़ी सी आवाज है, डरावनी आवाज एलिफेंट निकालने लगा तो सब बच्चे डर गए। Pulling out the football goal post, tearing down the volleyball net, kicking and flattering the drum kept for water and uprooting the shrubs. उसने स्कूल के जो प्लेग्राउंड में जितनी भी खेलने की चीजें थी उन सबको तहस नहस कर दिया। श्रब्स मीन्स जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उसको भी उखाड़ के रख दिया। पानी के लिए जो ड्रम्स रखे उसे भी उसने तहस नहस कर दिया। वॉलीबॉल के लिए जो नेट रखी थी, खेल कूद के लिए जितनी भी वहाँ पे सामान थी वो सब उसने बर्बाद कर दी, तोड़ के रख दी। Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. अब इस दरमियान क्या हुआ कि सारे टीचर्स थे वो डर के मारे स्कूल की जो छत थी, टेरेस, वहाँ पर चढ़ गए। From there they helplessly watched the depredation of the elephant. Depredation means attacks which are made to destroy something. Attacks, ऐसे attacks which are made to destroy something, मतलब किसी चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो अटैक होता है that is depredation. तो वो सब भी वहाँ पर हेल्पलेसली, उनके वहाँ पर हेल्प करने के लिए कोई था नहीं, तो टीचर्स भी वहाँ पर देख रहे थे कि ये हाथी जो है वो कैसे सारी चीज़ों को तहस नहस कर रहा है। There was not a soul below on the ground. अब उस ग्राउंड में एक भी इंसान नहीं था। The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. सारी गलियां जो थी गांव की वो सुनसान हो गई, मानो वहां पर कोई रह ही नहीं रहा हो, ऐसे सब लोग गायब हो गए। It was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop. अब वो अपनी बात कर रहा है कि वो कौन सी क्लास में था, जूनियर क्लास में था। And was watching, वो सारी चीजें देख रहा था
फ्रॉम द रूफ टॉप, छत के ऊपर से. आई डोंट नो वॉट केम ओवर मी सडनली, मुझे पता नहीं था कि अब क्या होने वाला है. आई ग्रैब्ड अ कैन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रैन डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द ओपन. फिर उसने क्या किया, ग्रैब द कैन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, एक टीचर के हाथ में से उसने कैन लिया और फिर वो उसके सामने चला गया ओपन ग्राउंड में. द एलिफेंट ग्रंटेड एंड menacingly means to harm someone, किसी को हार्म करना. swung the branch of tree, उसने एक गुस्से में आकर एलिफेंट ने क्या किया, एक जो पेड़ था उसकी ब्रांच को तोड़ दिया. which it held in its trunk, और अपनी जो ट्रंक थी, जो सूंड होती है ना हाथी की, उसमें उसने पकड़ लिया. it stamped its feet kicking up a lot of mud and dust, और फिर वो अपने पाँव से ऐसे घिसने लगा और बहुत सारी मिट्टी को उड़ाने लगा, मतलब वो गुस्से में आ गया था. People were watching the scene hypnotized from nearby housetops. सब लोग जैसे hypnotize हो गए थे वैसे उन नज़ारे को देख रहे थे. The elephant looked at me red-eyed, ready to rush towards me. और elephant उसकी तरफ, red-eyed means बहुत ही गुस्से की नज़र से उसकी तरफ देखने लगा, मानो वो उसकी तरफ आ रहा है रश होते हुए. It lifted its trunk and trumpeted loudly. फिर उसने जोर से अपनी ट्रंक को उठाया और मतलब अपनी आवाज निकाली जिससे लोग डर जाए. एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, और उसी मोमेंट में ईश्वरन ने क्या किया, आई मूव फॉरवर्ड, वो उसकी तरफ आने लगा, एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, पुटिंग टुगेदर, मस्टरिंग मीन्स पुटिंग, अपनी अंदर जितनी भी ताकत थी, जितना भी फोर्स था उसने लगा दिया. वैक्ट मीन्स टू हीट, किसी को मारना. इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, और उसने जोर से कहाँ मारा, जो उसका नेल होता है ना हाथी के पाँव में, जो उसके नेल्स होते हैं, जैसे उंगलियां होती है वैसे उसके ऊपर जो नेल्स होते हैं वहां पर उसकी थर्ड टोनेल पर उसने जोर से मारा. द बीस्ट लुक स्टन फॉर अ मोमेंट, वो थोड़ी देर के लिए तो स्टन हो गया एकदम. देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलैप्स्ड, और फिर वो सिर से पाँव तो पूरा का पूरा हिल गया और डर के मारे वो वहां से भाग गया. कोलैप्स मीन्स फेल, गिर गया, सॉरी. At this point, Ishwaran would leave the story unfinished and get up mumbling. और फिर यहाँ पर उसने अपनी स्टोरी unfinished रख दी and get up mumbling. I will be back after lighting the gas and warming up the dinner. और फिर उसने ऐसा करके चलो चलो मैं डिनर को गर्म करने के लिए जाता हूँ, फिर आता हूँ, ऐसे करके उसने अपनी स्टोरी को अधूरा रख दिया. Mahendra, who had been listening with rapt attention means completely fascinated. Rapt attention means completely fascinated. बहुत अच्छे से वो अपनी स्टोरी में घुल मिल गया था महेंद्रा. Would be left hanging, और बेचारा वो वहाँ पर उनकी स्टोरी जो ईश्वरन ने आधी स्टोरी रखी थी वहाँ पर ही वो रह गए. When he returned, Ishwaran would not pick up the thread of the story right away. फिर जब वो वापस आया तो उसने अपनी स्टोरी वापस से शुरू नहीं की. Mahendra would have to remind him that the conclusion was pending. Well, a veterinary doctor was summoned to revive the animal. फिर महेंद्रा ने उनको याद करवाया कि भाई तुम्हारी स्टोरी अधूरी है, उसको कंप्लीट तो करो. तो उसने क्या बताया कि फिर एक वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया गया. वेटरनरी डॉक्टर क्या होते हैं, एनिमल्स के लिए डॉक्टर्स होते हैं वो. तो उनको बुलाया गया उस ये जो एनिमल जो बीस्ट था उसको ठीक करने के लिए. ईश्वरन वुड स्ट्रक कैजुअली. 2 days later it was led away by its महावत to the jungle. और फिर 2 दिनों के बाद जो महावत था वो उसको वापस अपने जंगल में ले गया. Well, how did you manage to do it, ईश्वरन? How did you bring down the beast? तो अब यहाँ पर महेंद्रा उसे सवाल करता है कि भाई तुमने ये सब मैनेज कैसे किया, इतने बड़े बीस्ट को मतलब लाना मतलब बहुत बड़ी बात होती, कैसे मैनेज किया. It has something to do with a Japanese art. और फिर वो क्या बताता है कि मैंने एक जापानीज आर्ट को सीखा है. आई थिंक सर कराटे और जुजित्सु इट इज कॉल्ड. मुझे याद है जहाँ तक उसको कराटे या फिर जुजित्सु ऐसा कोई एक आर्ट है कराटे का, वो मैंने सीखा हुआ था. आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, मैंने कहीं से ये पढ़ा हुआ था. इट टेम्पररीली पैरालाइज द नर्व सिस्टम यू सी. अब ये जो उसने किक मारा था हाथी के टो पर, टो नेल्स पर उसने किक मारा था, ये एक जापानीज आर्ट है
अब ऐसे किसी को मारने से क्या होता है, थोड़ी देर के लिए जो आपकी नर्व सिस्टम है वो पैरालाइज हो जाती है, एकदम सुन, आप कुछ करने के लिए एबल नहीं होते हो, यू आर नॉट एबल टू रिप्लाई समथिंग। अगर आपको कोई मारता है तो आप भी उसको सामने मारोगे, क्योंकि आपके दिमाग को वो मैसेज मिलता है। पर इससे क्या होता है, ऐसा कोई किक आपको मारेगा तो क्या होगा, आपकी नर्व सिस्टम पैरालाइज हो जाएगी, इट विल स्टॉप हो जाएगी जैसे, तो आपके दिमाग को कोई मैसेज नहीं मिल रहा जिसकी वजह से आप किसी को, जिसके सामने आप रिएक्ट कर सको, रिएक्शन या फिर किसी को जवाब दे सको। तो सेम थिंग ये एलिफेंट के साथ हुई, ये यहाँ पर उसने क्लियर किया। नॉट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरान रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था कि ईश्वरान ऐसी अलग अलग स्टोरीज को ना सुनाए। वो एवरीडे अलग अलग तरह की, कभी कभी एडवेंचरस, कभी कभी हॉरर और कभी कभी सस्पेंस स्टोरीज भी सुनाता था। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इज बिकॉज ऑफ inimitable way in which he was told। वो स्टोरी भले ही अच्छी हो या बुरी हो, पर महेंद्र उसे ध्यान से सुनता था। क्यों? क्योंकि ये जो स्टोरी टेलिंग का आर्ट है वो ईश्वरान में बहुत अच्छा था। तो उसका जो स्टोरी बताने का तरीका है, बताने का जो तरीका है, यूनिक वे, इनिमिटेबल का मीन्स है यूनिक वे, एक अलग ही तरीका था स्टोरी बताने का, जिसकी वजह से महेंद्र को उसकी स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता था। ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters। अब महेंद्र के जो क्वार्टर्स थे वहाँ पर टीवी तो अवेलेबल नहीं था, पर इसकी कमी कौन पूरी करता था? ईश्वरन। One morning when Mahendra was having breakfast, ईश्वरन asked, एक सुबह की बात है जब महेंद्र जो है वो अपना ब्रेकफास्ट ले रहे थे, ईश्वरन ने क्या कहा? उनसे पूछा, Can I make something special for dinner tonight, sir? आज रात को मैं क्या आपके लिए खाने में कुछ स्पेशल बनाऊं डिनर में? आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे। आफ्टर ऑल आज एक बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि आज हम बहुत ही स्पेशल खाना बनाते हैं हमारे ऐसे एंसेस्टर्स जिनकी डेथ हो चुकी है, जो अब स्पिरिट बन चुके हैं। तो उन स्पिरिट्स को, हमारे जो एंसेस्टर्स की स्पिरिट है उनको शांति मिले, इसके लिए हम उसके लिए अच्छा खाना बनाते हैं आज के दिन। तो मैं क्या आपके लिए भी अच्छा खाना बनाऊं? That night Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran on his culinary skill। Culinary skill means related to cooking, मतलब उसकी कुकिंग के रिलेटेड जो भी उसके में स्किल है उसकी बहुत तारीफ की और बहुत ही अच्छा उन्होंने डिनर लिया। He seemed very pleased, but unexpectedly launched into the most garish account involving the supernatural। Garish means to fancy, that is dislike। अब he seemed very pleased, उसको बहुत अच्छा लगा कि अच्छा डिनर उसने लिया, पर अब क्या होने वाला है? Lunch unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural। Supernatural means कैसी चीज़ें जो डरावनी होती हैं, that is supernatural। आत्माएं, भूत, ये सारी चीज़ें हैं ना, उसको हम सुपरनेचुरल से रिलेट करते हैं। अब ये अपनी स्टोरी फिर से बता रहा है, एक नई स्टोरी यहाँ पर शुरू हो रही है। यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ बरीड ग्राउंड। अब उसने लंच के दरमियान क्या बातें की कि सर आप जानते हैं कि हम जिस जगह पर अभी रह रहे हैं ना, जहाँ पर फैक्ट्री ऑक्यूपाई हुई है ना पूरी, ये पहले एक बरीड ग्राउंड, मतलब एक स्मशान जैसा था जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था। He started, अब उसने स्टोरी स्टार्ट की। Mahendra was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal। एक अच्छा खाना खाने के बाद उसने ये अपनी स्टोरी शुरू की तो महेंद्र तो जर्क मीन्स ऐसे उसे झक धक्का लगा। I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path। मैंने पहले ही दिन से ये नोटिस किया कि यहाँ पर रास्ते में क्या पड़ा था? ह्यूमन स्कल, एक हड्डी पड़ी थी, हाँ, लाइंग ऑन द पाथ, रास्ते पे पड़ी थी। इवन नाउ आई कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स। और उसके बाद मैंने एवरीडे कोई ना कोई ह्यूमन स्कल को उस रास्ते पे जब भी मैं पास होता था, जब जहाँ से जाता था वहाँ से मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। ईश्वरन कंटिन्यू, अब उसने अपनी स्टोरी कंटिन्यू की। ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सो गोस्ट एट नाइट। और फिर उसने अपनी स्टोरी बताना शुरू किया
कि कैसे वो एवरी नाइट, मतलब रात को उसने कोई गोस्ट देखा है, कोई भूत देखा है, ऐसी स्टोरी वो बनाने लगा। आई एम नॉट इजिली फ्राइटनेड बाई दिस थिंग सर, आई एम अ ब्रेव फैलो। उसने बताया कि मैं इतनी छोटी छोटी चीज़ों से डरने वाला नहीं हूँ सर, मैं बहुत ही ब्रेव हूँ। बट वन हॉरिबल गोस्ट ऑफ वुमन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट मिड नाइट ड्यूरिंग द फुल मून। फुल मून नाइट मीन्स पूनम की जब रात होती, पूर्णिमा जिसे बोलते हैं ना, तो पूर्णिमा की रात को जब फुल मून होता है, उस रात को एक गोस्ट था, वो बहुत ही अजीब लगा मुझे, वो बहुत ही हॉरिबल लग रहा था। और वो गोस्ट किसका था? एक वुमन का गोस्ट था, विच अपीयर ऑफ। और फिर उसने क्या बताया? इट इज एन अगली क्रीचर विथ मैटेड हेयर एंड श्रिवल्ड फेस लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फीटस इन इट्स आर्म। बहुत ही अगली क्रीचर था, उसके बाल ऐसे कोई फैले हुए थे, श्रिवल्ड फेस, और उसके हाथ में क्या था? स्केलेटन होल्डिंग अ फीटस इन इट्स आर्म। एक फीटस मीन्स जो बेबी होता है ना, बेबी, छोटा बेबी, वो मरा हुआ, दैट इज उसके हाथ में है। ऐसा एक गोस्ट उसने देखा है। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, यू आर अ क्रेजी ईश्वरन। महेंद्र थोड़ा सा हिल तो गया था अंदर से, वो भी मतलब उसको भी डर तो लग रहा था धीरे धीरे। इस डिस्क्रिप्शन को सुनते सुनते उसने बीच में ईश्वरन को रोका और फिर उसने क्या कहा कि तुम तो पागल हो गए हो। देयर आर नो सच थिंग्स एज गोस्ट और स्पिरिट। और फिर वो क्या बताता है कि भूत भूत ऐसा कुछ होता नहीं है। इट इज ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। फिगमेंट मीन्स प्रोडक्शन, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना। तो ये तुम्हारा खुद का ही कोई इमेजिनेशन हो सकता है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामाइंड एंड मे बी योर हेड इज वेल, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। और फिर वो क्या बताता है? उसे बताता है कि तुम्हें तुम्हारी डाइजेस्टिव सिस्टम और तुम्हारे सिर को भी ठीक करवा लेना चाहिए। मतलब उसको डॉक्टर को किसी को दिखाओ, तुम पागल हो गए हो, कैसी बकवास बातें कर रहे हो। He left the room and retired for the night, expecting ईश्वरन to sulk for a couple of days. अब ये क्या अपने रूम में चला गया, रात हो गई थी तो सोने के लिए, और उसने क्या एक्सपेक्ट किया कि थोड़े दिन के लिए ईश्वरन से कुछ बातें नहीं करनी है इसी के रिलेटेड। टू सल्क मीन्स टू बी साइलेंट, चुप रहना। But the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. उसे लगा कि शायद दूसरे दिन वो कुछ बात ही नहीं करेगा, पर दूसरे दिन जब वो उठे तो उसे बहुत सरप्राइज हुआ कि जैसे वो हर रोज बातें कर रहा है हंसता खेलता हुआ, आज भी वो है वैसे ही बात कर रहा है। From that day on, Mahendra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. Every night he peered into the darkness outside through the window next to his bed. From that day, उस दिन के बाद महेंद्रा जो है, for all his brave talk, went to bed with certain unease. अब उसके दिमाग में ये बात तो घुस चुकी थी ऑलरेडी। तो एवरी नाइट वो क्या करता था, रात को जब अंधेरा होता था तो अपनी खिड़की में से झांकता रहता था कि क्या कोई भूत है कि नहीं, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. But he could only see a sea of darkness with the twinkling lights of the factory miles away. अब उसे कुछ दिख तो नहीं रहा था आसपास के आसपास का जो एरिया है, वेसिनी मीन्स जो नियर बाय एरिया है, वहाँ पर उसको कुछ दिख नहीं रहा था। उसको लगा कि मैं रोज नोटिस करूँ, शायद कोई मूवमेंट मुझे भी दिखे, पर एक्चुअल में वहाँ पर उसे कोई ऐसा शेप्स या कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो सिर्फ क्या देख रहा था? ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। दूर दूर तक जो फैक्ट्रीज थी उसकी जो ऊपर की तरफ लाइट्स होती ना, जो रात को जलती रहती है, उसे सिर्फ वही दिखाई दे रहा था। He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights. Milk white landscape मतलब चांद की जो रोशनी होती है ना, उस पर उसकी वजह से क्या होता है, नीचे का जो सरफेस है वो भी आपको व्हाइट कलर का दिखने लगता है और उसको ये देखना अच्छा लगता था। But after hearing Ishwaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. जब से उसने ईश्वरन की ये बात सुनी थी कि फुल मून डे को उसने ये गोश्त देखा था, उसके बाद से उसको फुल मून डे को खिड़की में से झांकना ही बंद कर दिया, मतलब डर की वजह से। वन नाइट महेंद्रा वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मून। लो मून मीन्स साउंड ऑफ क्राइंग। लो मून मीन्स साउंड ऑफ क्राइंग, किसी की रोने की आवाज़। एक दिन क्या है, महेंद्रा जो है अपनी नींद उसकी खुल गई, वो उठ गए ये रोने की आवाज़ से, क्लोज टू हिज विंडो, उसकी विंडो से के नज़दीक से ही जैसे कोई आवाज़ उसको आ रही थी, सुनाई दे रही थी। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट
प्रोलिंग अराउंड फॉर अ माइस। पहले उसे क्या लगा कि कोई बिल्ली होगी जो किसी चूहे को खोज रही होगी अपना शिकार बनाने के लिए, तो शायद उसकी आवाज़ होगी। तो प्रोलिंग मीन्स सर्च, किसी को ढूंढना। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट, पर ये साउंड जो था वो बिल्ली की आवाज़ से काफ़ी हद तक हार्श, गटरल मीन्स टू हार्श, काफ़ी हार्श लगा उसे। He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. Behold means to see. अब क्यूरियोसिटी मतलब उसके दिमाग में ये उत्सुकता हो रही थी कि वो उसको झांके देखे कि एक्चुअल में है क्या, पर ये आवाज़ जो है उसकी वजह से उसके दिल पर जो डर था उसके अंदर, हाँ उसकी वजह से क्या लग रहा था, उसको डर लग रहा था। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फिलाइन। वेलिंग मीन्स क्राइंग साउंड, जो रोने की आवाज़ है, बिकेम लाउडर एंड लेस फिलाइन। अब ये किसी बिल्ली की आवाज़ तो थी नहीं, किसी के रोने की आवाज़ थी, तो उसे रोने की आवाज़ ज़्यादा लग रही थी, ना कि किसी फीमेल कैट की आवाज़। फिलाइन मीन्स कैट फैमिली, कोई कैट फैमिली से बिलोंग करता है, उसकी आवाज़ तो उसे नहीं लग रही थी। He could not resist the temptation any out of at the white sheet of moonlight outside. अब उसे क्या लग रहा था, he could not resist the temptation anymore. अब उसे ये सहा नहीं जा रहा था, मतलब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of the moonlight outside. उसे लगा कि चलो मैं झाँक के देख ही लूँ, तो उसने क्या किया, मूनलाइट को देखना शुरू किया बाहर की तरफ विंडो में से। That not too far away was a dark cloudy form clutching a bundle. कुछ दूर तक उसे दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ क्लाउडी डार्क क्लाउड्स थे वहाँ पर। महेंद्र ब्लॉक इनटू अ कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो। उसे पसीना छूटता जा रहा था। पैंटिंग एज ही ग्रेजुअली रिकवर फ्रॉम द गेस्टली एक्सपीरियंस। पैंटिंग मीन्स ब्रीदिंग हैवीली, वो जोर जोरों से सांसें लेने लगा। अब उसे क्या डर लग रहा था कि मानो यहाँ पर कोई गोस्ट तो नहीं है, मतलब ये सारा जो एटमोसफियर है इट बिकेम गेस्टली मीन्स हॉरर। गेस्टली का मतलब है हॉरर, बहुत ही डरावना। एक्सपीरियंस ही बिगेन टू रीजन विथ हिमसेल्फ एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटोसजेशन, सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम। फिर उसने अपने आप को दिलासा देने के लिए क्या बताया कि शायद उसने ये जो स्टोरी, ये जो बातें ईश्वरन से सुनी है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में घूम रही हैं। उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये शायद उसके साथ कोई गेम खेल रहा है, मतलब उसके माइंड की वजह से ही उसके साथ ये हो रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, हैड अ बाथ एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट। दूसरे दिन सुबह उठे, उन्होंने बात लिया, मतलब नहाने के बाद जैसे वो ब्रेकफास्ट पर आए, The horror of the previous night had faded from his memory. फिर से वो चीज़ें उसके दिमाग से faded away means निकल गई। ईश्वरन greeted him at the door with his lunch packed and his bag. अब उनका लंच और सब कुछ बैग रेडी कर दिया था ईश्वरन ने। Just as Mahendra was stepping out, Ishwaran grinned and said, "Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with a fetus in his arm? You were so angry with me for imagining things. Well, you saw her yourself last night. I came running hearing the sound of moaning that was coming from your room." और फिर यहाँ से वो एक तो जान बचा के जैसे धीरे धीरे उसके दिमाग में से ये चीज़ें निकली थी कि ईश्वरान ने फिर से स्टोरी चालू कर दी कि सर मैंने आपको जो स्टोरी बताई थी ना, जो वुमन गोस्ट है जिसके हाथ में एक फीटस है, उस दिन आपने मुझे डांटा था कि ये तुम्हारी इमेजिनेशन है, पर कल रात को आपने ये खुद एक्सपीरियंस किया। मैंने आपके कमरे से किसी के रोने की आवाज़ सुनी। साउंड ऑफ मोर्निंग मीन्स रोने की आवाज़। दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम, जो आपके कमरे में से ही आ रही थी। अ चिल वेंट डाउन महेंद्रास स्पाइन, जैसे उसकी स्पाइन में से कोई ऐसे चिल वेंट मतलब ठंड सी पड़ गई। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस। उसने इतनी हड़बड़ाहट में वहाँ से वो उतावले हुए कि महेंद्रा ने ईश्वरन की कोई बात आगे सुनना ज़रूरी नहीं समझा। आगे ईश्वरन कुछ भी बताए उससे पहले he hurried away to his office and handed in his papers, resolving to leave the haunted place the very next day.
ईश्वरान कुछ आगे बताए अपनी स्टोरी के रिलेटेड, उससे पहले ही वो जल्द से जल्द वहाँ से ऑफिस के लिए निकल पड़े अपने पेपर्स को लेकर। और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जितना भी पॉसिबल हो सके इस प्लेस को हम छोड़ के ही चले जाएं। तो ये ईश्वरान की जो स्टोरी थी इसकी वजह से उनके दिमाग में डर बैठ गया था, पर एक्चुअल में वहाँ पर कुछ ऐसा था नहीं। तो ये बताता है कि ये जो आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग है ना वो कितना खतरनाक भी हो सकता है। सो हियर वी आर एंड अवर लेसन। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द वर्ड मीनिंग्स and enjoy the story. Thank you.